नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना एग्रो गुरु आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज के 5 प्रश्न। आयन को धोने से पहले किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी जब दूध निकालना होता है, उसे आयन को साफ करना होता है तो पहले कौन सा रसायन लगाया जाता है? दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, दूध कितने समय में निकाल लेना चाहिए? यानी एक दूध निकालने वाले व्यक्ति को संपूर्ण दूध जो निकालना है कितने समय में निकालना है? दूध किस प्रकार का आहार है? चौथा, पांचवा है मांस के लिए कौन सी बकरी पाली जाती है? तो ये आज के 5 प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको अंत में मिलेंगे। इस पॉइंट जो आज के होंगे तो उनमें पहला है डाइहेप्लॉइड। डाइहेप्लॉइड का मतलब होता है द्विआगुणित। द्विआगुणित क्या होते हैं? जो द्विगुणित होते हैं, नीचे आप देख रहे हैं 24 नंबर पर, एक साथ हम लोग इसको ध्यान रखते हैं। जो द्विगुणित होते हैं इनके द्वारा हमें द्विआगुणित प्राप्त होते हैं, यानी इनके जीनों के द्वारा जो हमें किस्म प्राप्त होती है वो द्विआगुणित कहलाती है। फिर हमारा आता है डाइहाइब्रिड, द्विसंकर। द्विसंकर क्या होता है? ये विपरीत गुण वाले जो जीन होते हैं उनके एक साथ आने के उपरांत जो किस्म तैयार होती है उसे द्विसंकर किस्म कहते हैं या डाइहाइब्रिड कहलाता है। फिर आता है डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रयी फूल, अर्थात ऐसा फूल या पुष्प जिसमें या तो पौधे में नर भाग होगा या मादा भाग होगी। इसमें हमारा पपीता सबसे अच्छा उदाहरण है। पपीते में या तो नर का हिस्सा होता है या तो मादा का हिस्सा होता है। बाकी उभयलिंगी वाले भी हैं जो नए किस्में तैयार की गई हैं जिसमें दोनों होते हैं। ये याद रखना है कि मैक्सिमम जो पपीता हमारा होता है उस पर टीएस या बीएस होता है। ये स्मॉल में लिखे जाते हैं, कैपिटल नहीं होते हैं, है ना? बीएस अर्थात ये मेल है और ये फीमेल है, और जब बीएस होते हैं तो वो उभयलिंगी हैं, यानी दोनों नर और मादा दोनों उसमें हैं। याद रखना है पपीते का फूल जो नर होता है वो लंबा होता है और जितनी भी मादा फूल होंगे वो कटोरी नुमा पाए जाते हैं, बड़े पाए जाते हैं। तो एक साथ मैंने इसको बता दिया, आपके लिए उपयोगी रहा है। फिर आता है डिप्लॉइड, मैंने बता दिया ये द्विगुणित होते हैं, यानी जीनों के आदान प्रदान के पश्चात जो जनक होते हैं उनसे जो प्राप्त किस्में होती हैं वो द्विगुणित होती है, दोनों के गुणे के अनुसार, यानी 50% उनका आएगा 50% इनका आएगा, दोनों के गुण मिलेंगे तो द्विगुणित किस्म वो हो जाती है। फिर हमारा आता, फिर अगला हमारा है डिप्लोस्पोरी। ये द्विगुणित बीजाणु होते हैं। ये द्विगुणित बीजाणु क्या है? इसमें एपोमिक्सिस जो होती हैं, जो प्रकार प्रजातियां होती हैं, उनके जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण अर्थात बीज जहां से वो जन्म लेते हैं उनका विकास मेंगोस्पोर के आधार पर होता है। ये क्या होता है? एक डीपली विषय है, इसको भी आगे के वीडियो में अच्छे से मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो को छोटा भी करना होता है तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको एक एक वीडियो में ही बताना होगा। फिर हमारा आता है डाइवर्सिफाइड, यानी विविधीकृत सस्यन। ये क्या है? इसमें जो भी फसल हम लगा रहे हैं, मान लो हम गेहूं लगा रहे हैं, पहले धान लगाया है, फिर गेहूं लगाया है, उसके बाद में मक्का लगाया है, तो इसमें से कोई भी फसल का उत्पादन में 50% होना ही होना है। यानी चाहे धान हो, चाहे गेहूं, चाहे मक्का हो, उनमें से किसी एक फसल का प्रॉफिट हमारा 50% हिस्सा होना ही चाहिए, तब वो कहलाता है हमारा डाइवर्सिफाइड। ठीक है, विविधीकृत सस्यन। फिर हमारा था डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। अब इसमें क्या होता है? डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का मतलब जो भी कोई फार्म हम बना रहे हैं उसमें उस फार्म का कोई एक हिस्सा 50% का उत्पादन देगा। यहाँ फसल है, वहाँ फार्म है, याद रखिएगा उत्पादन का 50% हिस्सा हमें मिलना ही होगा। डीएनए आप मैक्सिमम जानते हैं, डाइराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल है, यानी इसे जो बोलते हैं वो न्यूक्लिक का अम्ल बोला जाता है, अनुवांशिक लक्षण लाता ले जाता है, यही में रोल अदा करता है और 95% न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो ये कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके बहुत सारे जवाब है जो मैंने आपको बता दिया है। डोल्ड्रम, डोल्ड्रम्स होता है वो हिस्सा, एक विषुवतीय रेखा भूमध्य सागर के आसपास का हिस्सा होता है जहां उमस बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, जिसके कारण एक भारी दबाव का क्षेत्र बनता है और वहां पर बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। उस अवस्था को डोल्ड्रम कहा जाता है। फिर हमारा है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है ग्राम्यन, अर्थात जो जंगली प्रजातियां हैं, जो जंगली किस्में हैं, उनको ला करके खेत पर खेती करने के लिए तैयार करना, अर्थात जंगली फसलों को खेत पर उगाकर फसल के रूप में लेना हमारा ग्रामीण कहलाता है। जैसे गेहूं है, धान है और भी जो जंगली प्रजातियां हैं
उनको हम ला करके आज खेत पर तैयार कर रहे हैं, उसे हम ग्राम्यन कहते हैं। अगला हमारा है डोनर पेरेंट। डोनर पेरेंट मतलब क्या होता है? दाता जनक। इसमें एक जो होगा वो अक्रियाशील होगा और जो दूसरा होगा वो क्रियाशील होगा। नर हो सकता है अक्रियाशील हो या मादा हो सकती है अक्रियाशील हो। उसमें जो दूसरा कार्यशील होगा उसी को बोलते हैं दाता जनक यानी डोनर पेरेंट। फिर आता है डबल क्रॉस, दोहरा संकरण। इसमें क्या होता है? एकल संकरण के समय में दो नर युग्मक के द्वारा क्रॉस करके दोहरा संकरण या दोहरा क्रॉस कहलाता है। जो किस्म तैयार होगी उसे डबल क्रॉस के थ्रू तैयार किस्म कहा जाता है। फिर आता है डोरमेंसी। डोरमेंसी सुसुप्तावस्था होती है। एक एलिलोपैथी होती है। एलिलोपैथी जहां जनरेट होती है वहां पर मिट्टी में बीज के जमने की क्षमता कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है, यानी 30 से 35 दिन के लिए वहां पर बीज फिर जम नहीं पाता है, तो उसको डोरमेंसी नहीं कहेंगे, उसको एलिलोपैथी कहेंगे। क्योंकि मिट्टी के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर था जहां बीज नहीं उग पाया। जैसे सूरजमुखी के खेत में अगर आप जल्दी बीज डाल देंगे तो वो उगता नहीं है, क्योंकि वह एलिलोपैथ जनरेट होती है। वैसे डोरमेंसी क्या है? बीज के अंदर सुसुप्तावस्था होती है, जिस समय अंकुरण हो उस समय ना होकर के कुछ समय के लिए रुक जाए और अंकुरण बाद में हो, तो उसे उस बीज की सुसुप्तावस्था कहते हैं। डोरमेंसी टाइम ये समय होता है, यानी कि एक बीज को उगने के बीज का जो समय लगेगा उसको डोरमेंसी टाइम या डोरमेंसी समय बोलते हैं। सुसुप्तावस्था का समय बोला जाता है या डोरमेंसी पीरियड बोला जाता है। डबल डोरमेंसी ये दोहरा सुसुप्तावस्था का मतलब होता है, एक तो बीज सुसुप्त है, ये भ्रूण सुसुप्त है, उसके ऊपर का कवच का आवरण भी सुसुप्तावस्था को और मेंटेन कर देता है। ऐसे बीजों को खुरच कर फुलाने के बाद हल्का सा खुरच करके करने के बाद उसकी सुसुप्तावस्था तोड़ी जाती है, या एक हार्मोन अच्छे प्रयोग किए जाते हैं ताकि वो जल्दी वहां पर जम सके। फिर आता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है? दोहरा निषेचन होता है या द्विसंकरण के द्वारा। यहाँ पर भी एक एकल संकरण में द्विनर संकरण के द्वारा निषेचन की क्रिया की जाती है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर है डबल वर्किंग, दोहरा कार्य। दोहरा कार्य सीधे सीधे है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं या कोई भी चीज ले रहे हैं उसको हम दो रूपों में या दो स्वरूपों में करें, उसको हम डबल वर्किंग कहते हैं। फिर है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकास। जल निकास की परिभाषा है कि खेतों पर लगी हुई फसल की आवश्यकता से अधिक जो मात्रा होती है उसे खेतों से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। आवश्यकता से अधिक जल जो फसल को क्षति पहुंचाएगा किसी न किसी रूप में, उसको कहते हैं। फिर हमारा था ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई या टपक सिंचाई के नाम से इसे जाना जाता है। इसके द्वारा जो सिंचाई की जाती है पौधों के जड़ क्षेत्र पर की जाती है ताकि पौधे भरपूर रूप से प्रयोग कर सके, और इसमें फर्टिलाइजर और अन्य प्रकार की दवाओं का भी स्प्रे दिया जाता है जो जड़ क्षेत्र में कर सकते हैं। हमारा आता है डोर्सोमीटर, या डोर्सोमीटर को दूसरा नाम है ओटेली ड्यू गेज, अर्थात ओस को नापने का ये एक मीटर होता है जिसको हम डोर्सोमीटर या ओटेली ड्यू गेज कहते हैं। आइए अब जानते हैं आपके वो 5 प्रश्न जिनके जवाब आपको लेने थे। पहला प्रश्न था आयन को धोने से पहले किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो वो है फिनाइल। फिनाइल को पहले लगा करके छोड़ दिया जाता है, उसके बाद सूती कपड़े से पोंछकर फिर धुला जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई बैक्टीरिया वहां पर प्रवेश ना कर सके और स्वच्छ दूध की प्राप्ति हो। दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन आप जानते होंगे, इसको ऑक्सीटोसिन है। दुग्ध क्षरण के लिए कौन सा हार्मोन है ये भी याद रखना है, उसका जवाब आगे में मिलेगा। दूध कितने समय में निकाल लेना चाहिए? वो है 5 से 7 मिनट। अगर इस बीच नहीं निकालेंगे तो दूध के आने की जो प्रोसेस परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। फिर हमारा दूध किस प्रकार का आहार है? तो ये पूर्ण आहार है या संपूर्ण आहार है, जो भी आप लिखना चाहो। मांस के लिए कौन सी बकरी पाली जाती है? तो उस बकरी का नाम है ब्लैक बंगाल। इसे गरीबों का बैंक भी कहते हैं क्योंकि इसे लेकर के लोग चलते हैं और जहां पाते वहां बेचकर पैसा प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात गरीबों का बैंक ब्लैक बंगाल को भी कहते हैं। एक जवाब मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।